बड़ी खबर के साथ सोर्सेस के मार्फत यह खबर आ रही है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज पेरोल पर बाहर आ सकता है। फिलहाल कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद राम रहीम आज रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ सकता है। राम रहीम को 40 दिन की पेरोल मिली है और जो सोर्सेस बता रहे हैं कि आज गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिल जाएगी। फिलहाल जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी नहीं हुई है। जैसे कागजी कार्रवाई जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद आज जेल से बाहर गुरमीत राम रहीम आ जाएगा। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। हरियाणा में आज भी किसानों का धरना जारी है। किसानों के अनिश्चितकालीन धरने का दूसरा दिन है। किसान गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर में किसानों ने शुगर मिलों पर ताले लगा रखे हैं और सरकार से मांग पूरी करने की अपील की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। किसानों का कहना है कि बाकी राज्यों में गन्ने के दाम ज्यादा हैं और फसल पर खर्च बढ़ गया है। ऐसे में सरकार को 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदना चाहिए। और चलिए आपको दिखाते हैं कि किसानों की प्रमुख मांग क्या है और सरकार के इसमें पक्ष क्या है। किसानों की मांग है गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी की एक बैठक हो चुकी है। किसान 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, रिकमेंडेशन के आधार पर हम फैसला करेंगे। ये सरकार का पक्ष है। किसान का ये कह रहे हैं कि गन्ने और किसानी की लागत बढ़ गई है, उनके लिए मुनाफा नहीं हो रहा है और सरकार ने कहा है कि गन्ने का रेट और चीनी की कीमत में बड़ा अंतर है और चीनी के दाम बढ़ने पर ही गन्ने का रेट बढ़ाना संभव होगा। तो ये किसानों की मांग है और सरकार का पक्ष है। फिलहाल अगले सप्ताह एक और बैठक उस कमेटी की होनी है, उसके बाद सीएम के पास रिकमेंडेशन जाएगा। इस वक्त कुलवंत सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यमुनानगर से जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलवंत, दूसरा दिन होगा आज किसानों के धरना का। फिलहाल समाधान का कोई आसार फिलहाल अगले 2-4 दिनों तक नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 दिन जो किसान हैं वो गन्ने की रेट को लेकर निर्णायक आंदोलन के मूड में बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस बार उनका जो भी निर्णय होगा वो बिल्कुल फाइनल पे होगा। और आज इनका लगातार जो है दूसरा दिन है। ये कल जो कांटे पर जाकर इन्होंने ताला जड़ दिया था और ताला जड़ने के बाद कुछ 2 घंटे तक इन्होंने प्रदर्शन किया। लगभग 10 साढ़े 10 बजे जो मिल में जो ट्रालियां आई हुई थी पिछले 2 दिन से, इन्होंने किसानों से कहा कि अपनी ट्रालियां तुलवा लीजिए और उसके बाद फिर 4 से 5 बजे फिर ये लोग वापिस गेट पर गए और वहां पर अपना टेंट लगाकर गेट के बाहर ही अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज देखना होगा कि ये इनकी मांगे किस तरह से सरकार या प्रशासन या फिर कोई मिल का अधिकारी आता है इनके पास और कोई सलाह मशवरा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इन रात टेंट लगाकर सारी रात मिल के गेट पर गुजारी है, उससे कहीं ना कहीं सर्दी के मौसम में भी भारी परेशानी किसानों को झेलनी पड़ी है। और अब आगे जो आज दिन में कार्रवाई होगी उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो अब आगे रणनीति क्या बना रहे हैं किसान, क्योंकि सरकार तो की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी, उसके बाद ही कीमतों में इजाफा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये कल से अपने धरना प्रदर्शन पर है, ना तो कोई मिल का अधिकारी आया और ना ही प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के इनके पास आश्वासन देने के लिए कोई वहां पर मौके पर पहुंचा। और सरकार की तरफ से भी अभी तक जिस तरह से इन्होंने कल बताया था कि जल्द ही अगर सरकार कोई निर्णय लेती है फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये जो आंदोलन है 23 तारीख को करनाल में एक दोबारा से पंचायत की जाएगी और उस महापंचायत में जो भी फैसला होगा उसके बाद ही अगली कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन तब तक ये अपने धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब जैसे इन्होंने कल हमसे बात भी की थी, जो इनकी लेबर है गन्ना छुलाई की वो भी मौके पर पहुंच चुकी है, इनका साथ दे रही है। इन्होंने जो अपने खेत में गन्ने की छुलाई करवानी थी वो भी बंद कर दी है। इससे बिल्कुल लगता है कि ये लंबे समय के लिए आंदोलन के मूड में गेटों पर बैठ चुके हैं। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत आपका। सोनीपत में भी किसानों ने शुगर मिल में ताला जड़ दिया। बड़ी तादाद में किसान सहकारी चीनी मिल पहुंचे और मेन गेट पर ताला जड़ दिया है। किसानों ने सरकार से गन्ने के रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। चीनी मिल के सामने इस समय हम मौजूद हैं और आप ये सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ सोनीपत के सहकारी चीनी मिल के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया है और हर तरफ जो है किसान एक मांग कर रहे हैं कि गन्ने का रेट जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर देना चाहते हैं कि ताला गेट पर लगा दिया गया सोनीपत में। सोनीपत की ये तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ किसान हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयवीर। अच्छा, ताला लगा, क्या मांग चाहते हो? रेट बढ़ाने का मांग है। अच्छा, रेट बढ़ाने की जो है गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग है। क्या नाम है जी? राजेश बेदलान। अच्छा, जिस तरह से आज जो ताला लगाया गया, क्या मांग है? मांग हमारी जो गन्ने के रेट सभी 8 साल से बद नहीं रहे। 362 से हमने 450 का भाव चाहिए। महंगाई देख लो आप, डीजल पे, पेस्टिसाइड पे भाई, और जो इस गन्ने खाद पे जो इस गन्ने पैदा हो 400 रुपए क्विंटल खोई बोला है। अच्छा, कितना रेट चाहते हो? 450 रुपए प्रति क्विंटल का। जिस तरह से किसान बता रहे हैं कि 450 रुपए का रेट चाहते हैं और किसान जो है लगातार काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है जी? जयवीर नाम है जी। अच्छा, क्या मांग चाहते हो? रेट के बारे में चाहते हैं जी मांग। वो 450 रुपए रेट चाहिए हमने। अच्छा, 450 रुपए रेट चाहिए। हमारे को 450 रुपए रेट चाहिए, इसलिए हमने मिल का ताला लगाया और मिल बंद रखेंगे जब तक हमारा 450 रुपए। अच्छा, कब तक खुलेगा ताला? जब 450 हो जाएगा। अच्छा, सरकार क्या अब जो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 2000 में 300 का रेट था गन्ने का, उस हिसाब से हमारा 600 रुपए रेट बनता है। हम 600 नहीं, हम 450 मांगते हैं। हमने 450 दे दो, हमने 600 नहीं चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने मांगा था उससे भी 150 रुपए कम मांग रहे हैं हम, वो दे दो हमारे। हाँ जी, क्या नाम है? प्रदीप। क्या बोलना चाहते? 450 रुपए दाम चाहिए जी हमने गन्ने का। अच्छा, लकड़ी के साथ। अच्छा, जिस तरह से 450 रुपए की मांग जो है वो जरूर बढ़ती जा रही है। आखिर आज मिल पर ताला लगा गेट पे, तो कब तक खुलेगा और क्या बोलना? हमारी मांग पूरी नहीं होगी। 450 का रेट हमारे को नहीं मिलेगा जब तक कि आंदोलन जारी रहेगा और अनशन शुरू हो जाएगा। जिस तरह से किसान बता रहे हैं कि अब ये ताला जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ गेट पर ताला लगा दिया गया है और पीछे आप ये भी तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा जो है पुलिस भी तैनात है, यानी कि पुलिस की मौजूदगी में ही ताला लगा दिया गया है। और खास बात यह है कि किसानों ने अब साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा, जब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में टोहाना बस स्टैंड और फतेहाबाद नई जेल सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 68 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर करीब 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 9 प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 55 एकड़ जमीन खरीदी है। ई भूमि परियोजना के तहत 11 एजेंडों पर चर्चा हुई और 9 शहर कस्बों की प्रस्तावित बाईपास के निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। वही सरकार ने सरसों के तेल के लिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 300 रुपए देने का फैसला किया है। इससे राज्य के 31,47,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। वही डिप्टी सीएम ने कहा है कि गुरुग्राम ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। इस महीने के आखिर में ग्लोबल सिटी के टेंडर प्रक्रिया पर काम शुरू होगा और 15 फरवरी से पहले ग्लोबल सिटी का पहला ऑक्शन निकालने की कोशिश होगी। हमारा जो ई भूमि परियोजना है उसके तहत 11 एजेंडा आइटम्स आए थे, जिसमें से 2 को डेफर किया गया ऑल्टरनेट लोकेशंस को ट्रेस करने के लिए, और 9 पे 55 एकड़ ज़मीन सरकार ने आज परचेज करी है, जिसमें 2 RUBs एक्सपेंशन की है
एक कानपुर मेडिकल कॉलेज को रास्ते की है, एक फतेहाबाद की नई जेल बनाने के लिए ज़मीन है और 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें माइनर लैंड पैचेस हमारे प्रोजेक्ट्स में जो हॉल्टेड थे उनको भी आज हाई पावर लैंड परचेज कमेटी ने नेगोशिएट कर परचेज करने का काम किया है। अम्बाला में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 12 शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें 11 शिकायतों का मौके पर ही समाधान हुआ। वह कुश्ती संघ पर छिड़े विवाद पर बनवारी लाल ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ई टेंडरिंग के विरोध पर उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता के लिए किया गया है। इस मामले में हाँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में हाँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, ई टेंडरिंग का आपको भी पता है कि सरकार ने जो किया है उससे पारदर्शिता के लिए किया है और वैसे कोई लिमिट नहीं है। सरपंच 2 लाख तक अपने वैसे बगैर टेंडर के काम करवा सकता है और उससे ज़्यादा अगर करवाना चाहता है तो ई टेंडरिंग से करे ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाला सेंट्रल जेल में पहुंचकर महिला कैदी के पैर में गोली लगने के मामले में खुद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। गृह मंत्री ने जांच टीम को भी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने और जेल में भी जांच के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह केस चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पुलिस इसे हल करने के लिए लगी हुई है। गृह मंत्री ने जेल एसपी और अम्बाला एसपी के साथ क्राइम सीन का निरीक्षण किया। महिला बंदी को लगी गोली किस दिशा से आई, गृह मंत्री ने एक्सपर्ट्स के साथ इसकी जानकारी ली है। अम्बाला सेंट्रल जेल में महिला बंदी को गोली लगी थी, लेकिन ये अभी भी पहेली बनी हुई है कि आखिर गोली किसने मारी और सेंट्रल जेल में गोली कहां से आई। मामले पर गृह मंत्री ने एक्शन लिया है और महिला वार्ड में खुद पहुंचकर उन्होंने पूछताछ भी की है। नहीं, वो जो महिला को अंदर गोली लगी है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि भाई कहाँ से लगी गोली, ये गोली कहाँ से आई। तो उसके लिए अब हमारी बैलिस्टिक एक्सपर्ट टीम भी आई हुई है और मैंने इनको कहा है कि सीन रिक्रिएट करके देखो कि किस दिशा से गोली आई। दूसरा, सारी जेल की मैंने सर्च करने के लिए कहा है, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है कि पता ही नहीं लग रहा कि गोली कहाँ लगी और आफ्टर गोली तो आई है। और वो सारा ढूंढना, एसपी साहब भी हमारे पूरी तरह से लगे हुए हैं, टीम भी बना रखी है इसकी, और इसको ये चैलेंज केस है पर इसको हमारी पुलिस सोल्व करेगी। जो मैटर है इसमें फॉरेंसिक की टीम भी आई है और प्रॉपर सर्चिंग तो हमने करवाई दी है और आज माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी आदेश दिए हैं, पूरी जेल की तलाशी भी हम करवा रहे हैं। पुलिस भी बड़ा सहयोग कर रही है, एसपी साहब भी आए हुए थे और अभी जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उसके बाद एक्सपर्ट ही डिसाइड करेंगे कि किस रेंज से कितनी दूरी से वो आई थी और किस वेपन्स की थी वो बुलेट। पंचकुला में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। पंचकुला के सेक्टर 23 में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की है। साथ ही अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया, मेयर कुलभूषण गोयल और कई अधिकारी मौजूद थे। पंचकुला में 61 युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सभी को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं। रोजगार सृजन से इस प्रगति को नया स्वरूप मिला है। प्रकृति भी हमारे साथ है, वो भी खुश है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण पटरी से उतर रही है, ऐसे कठिन समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। उनके नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए। गुरुग्राम में 150 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया। गुरुग्राम के सीआरपीएफ कैंप में रोजगार मेला लगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की और 150 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इनकम टैक्स महकमा और डाकखाने में इन सभी युवाओं को नियुक्ति की गई है। नियुक्ति पत्र पाकर युवा भी काफी उत्साहित नजर आए।
कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी की टी शर्ट अक्सर सुर्खियों में रहती है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी की टी शर्ट के बहाने उन पर तंज कसती है। सवाल उठते हैं कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। राहुल गांधी की टी शर्ट पर लगातार उठते सवाल को लेकर कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया है और इसका राज बताया है कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है। सुरजेवाला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को 3 बेटियां मिली जो सर्दी से कांप रही थी। बेटियों को ठंड में ठिठुरता देख राहुल गांधी ने संकल्प लिया था कि जब तक इस तरह की सर्दी मेरी हड्डियों से नहीं निकलती तब तक इस पीड़ा को महसूस करेंगे। और राहुल गांधी ने उसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में निभाया है। उनका केवल एक बात कहना था, उनको जब वो यात्रा में चले तो 3 बेटियां मिली जो मध्य प्रदेश के आसपास किसी गांव में सर्दी से कंपकपा रही थी। उस दिन उन्होंने निर्णय लिया था कि जब तक वैसी ही ठंड मेरी हड्डी से नहीं निकलेगी तब तक मैं इसको सहूंगा, महसूस करूंगा, ताकि देश के आधी आबादी या आधी से भी ज्यादा आबादी, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, सामान्य वर्गों के गरीब, वो किस प्रकार की जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हैं, मैं उस तकलीफ को सहन करूंगा। हिसार जिला परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव बेहद रोचक रहा। यहाँ बीजेपी और जेजेपी दोनों ही आमने सामने नजर आए। हालांकि चेयरमैन की सीट पर बीजेपी के सोनू सिहाग ने कब्जा किया है और कांग्रेस समर्थक रीना वाइस चेयरपर्सन बनी है। दोनों ने जेजेपी उम्मीदवारों को 2 वोट से हराया है। आपका तारीख चुनाव से पहले मंत्री अनूप धानक बस में पार्षदों को लेकर आए और उन्होंने जीत का दावा किया। कुछ देर के बाद हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा भी पहुंचे। बीजेपी समर्थित पार्षद भी बस के जरिए ही पंचायत भवन में चुनाव स्थल पर पहुंचे। जीत के बाद बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु, हांसी के विधायक विनोद भयाना, हिसार के मेयर गौतम सरदाना सहित तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा। मंत्री अनूप धानक वहां से निकल गए। कैप्टन अभिमन्यु ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी है। हिसार से जिला परिषद के चेयरमैनी का कैंडिडेट जो है वो बीजेपी का विनर रहा है। कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ, उनसे बातचीत करें। कैप्टन साहब, किस तरह से देखते हैं इस जीत को, आज की जीत को? आज हिसार जिला के सभी जिला परिषद के माननीय सदस्यों ने लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत होने वाले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में हिस्सा लिया और सभी साथियों ने बहुमत के आधार पर भाई सोनू डाटा जी को चेयरमैन और बहन रीना बधावड़ जी को वाइस चेयरमैन के तौर पर निर्वाचित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करके और सभी पार्षद साथियों ने बड़ा साथ दे करके आज इनको ये जिम्मेदारी दी है। मुझे पूरी आशा है कि भाई सोनू जी और बहन रीना जी वह सभी पार्षदों को साथ लेकर के आने वाले 5 साल सभी पार्षदों के साथ सम्मान पूर्वक तरीके से व्यवहार करते हुए अधिक से अधिक विकास के काम पूरे हिसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला परिषद के तहत आता है वह करवाएंगे और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व की जीत है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की नीतियों की जीत है। आप बताइए, आप जीते हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? जो कार्य पहले हुए उनसे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब मैनेजमेंट करके कार्य किए जाएंगे। फिर भी क्या क्या प्रेफरेंसेस में क्या क्या रहेगी? कितना टफ था ये मुकाबला? कोई नहीं, मेरे युवा साथी सारे संगठन बहुत ही उससे अच्छे तरीके से संगठनात्मक तरीके से लगा हुआ था। मेरी बहुत ही अच्छी टीम है जो सारी बधाई के पात्र, और हमारे नेताजी संगठन के और बीजेपी के सो भी जिलाध्यक्ष जी भी हमारे साथ है। जिलाध्यक्ष जी, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं इस जीत को, और सामने सहयोगी पार्टी थी आपकी। इसको मैं लोगों की जो आम जनता है उसकी जीत मानता हूँ और उनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना विश्वास है इस बात के ऊपर एक मोहर मानता हूँ आम जनता की। जितने भी यहाँ पे पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनकी भी ये जीत है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं उनकी भी ये जीत है। कैप्टन साहब, 2024 में कितना इम्पैक्ट लगता है सर इन सब चीजों का? 2024 में भी इम्पैक्ट पड़ेगा सर, क्योंकि जीत तो बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वह देश के विकास के लिए
और भारत किस प्रकार से परम वैभव को फिर से प्राप्त करे, इस बात के लिए राजनीति करती है। हमारे लिए लोकसभा का देश का चुनाव हो, विधानसभा का प्रदेश का चुनाव हो, या कोई जिला का या नगर पालिका तक का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मेहनत से, बड़ी शिद्दत के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर के जनता के बीच में जाकर के समर्पण भाव से वह चुनाव में काम करता है। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया, उसको किस तरह से देखते हैं? कितना इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, 2024 में तो आसमान में साफ लिखा है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से आज ये आवाज आ रही है कि देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेशों में भाजपा की सरकारें फिर से बनेंगी और देश आने वाले सालों में वह प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ़ेगा और 21वीं शताब्दी भारत अपने नाम लिखेगा। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार। हिसार जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का आज चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन जब परिणाम आए थे तो उस वक्त दावा किया जा रहा था कि दोनों ही पद पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन अब एन वक्त पर लास्ट में आकर जो है रीना ने डिक्लेयर किया कि वो बीजेपी समर्थित नहीं थी बल्कि कांग्रेस समर्थित थी। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के स्थानीय हिसार के नेताओं के साथ रीना नजर आ रहे हैं। रीना जो है इस चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट बनी है। बातचीत कर लेते हैं पहले रीना जी से। रीना जी, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? क्या रहा था और स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि आप बीजेपी समर्थित है? कांग्रेसी हैं जी, जन्म से। अच्छा जी, तो क्या रहा अंदर, किस तरह से चला था माहौल, किस तरह से बना? बढ़िया सिस्टम चल रहा था जी। तो अब क्या रहेगी जी प्राथमिकताएं आपकी, किस तरह से रहेगा? विकास करेंगे जी। अच्छा, जनता की सेवा करने का मौका दिया जी सरकार ने, जनता की सेवा कराएंगे 5 साल तक जी। अच्छा। ईमानदारी से जी। क्या रहा था जी, बताइए फिर किस तरह से सिनेरियो किस तरह से बना? देखिए, हमने दोनों पार्टियां लड़ रही थी, सरकार है दोनों पार्टियों की, ये लड़ रही थी। हमने अलग से, हमारा कांग्रेस का ग्रुप है, हमने वाइस के लिए चुनाव लड़ा है और हमारे कैंडिडेट्स में जीते हैं। तो आप में से